Very good morning, dear students. Last time, in the last video, in the periodic table, we have talked about electronegativity. तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बहुत डिटेल में बात करी थी पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा केमिकल बॉन्डिंग शुरू होने जाएगा नेक्स्ट 5-6 डेज में, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म जो है बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाएगी। तो आज हम कुछ जनरल टर्म्स पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि मॉडिफाइड मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल भी पढ़ें इसमें। तो सबसे पहले हम पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस या ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में और वैलेंस शेल के बारे में बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन एटम के लास्ट शेल में या आउटरमोस्ट शेल में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ऐसे शेल्स को वैलेंस शेल कहते हैं। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये एटम की वैलेंस फैक्टर या वैलेंसी को डिटरमिन करते हैं। आपने लोअर क्लासेस में वैलेंस फैक्टर वर्ड तो नहीं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सुना होगा, लेकिन वैलेंसी ऑफ एटम ज़रूर सुना होगा। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंसी को डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं काफ़ी हद तक, या उसे वैलेंस फैक्टर या वैलेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम वैलेंस और वैलेंस और वैलेंसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। आपको क्या बताया था कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से ग्रुप के होते हैं, ग्रुप एस के और ग्रुप पी, यानी कि एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के। एस ब्लॉक में कौन से ग्रुप होते हैं 1 और 2, और पी ब्लॉक में कौन से ग्रुप होते हैं 13 to 18। तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। ग्रुप 2 में जो एलिमेंट हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं। ग्रुप 13 में इसकी एग्जाम्पल बोरोन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 14 की एग्जाम्पल कार्बन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, ये लिखा हुआ है। और ग्रुप 15 में नाइट्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 5 हो गया। और ग्रुप 16 में ऑक्सीजन है, एग्जाम्पल एक है, और इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर है 6 है। ग्रुप 17 में हेलोजन्स होते हैं, और हमें सबको अच्छे से पता है कि हेलोजन्स के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ग्रुप 18 में नोबल गैसेस होती हैं, और नोबल गैसेस के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात। ठीक है, ऊपर ग्रुप के बारे में लिखा हुआ है, नीचे सेकंड कॉलम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखा हुआ है। अब वैलेंसी की बात करते हैं। ग्रुप 1 के एटम्स की वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। ग्रुप 2 के जो एटम्स होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, इनकी वैलेंसी या वैलेंस फैक्टर 2 होता है। ग्रुप 13 के जो एटम हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, और इनकी वैलेंसी 3 होती है। ग्रुप 14 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो इनकी वैलेंसी 4 होती है। यहाँ तक 1 to 4 जो हैं इनकी वैलेंसी जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। उसके बाद ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 में ये दो वैलेंसीज शो करते हैं, या 2 वैलेंस फैक्टर शो करते हैं। ग्रुप 15 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो इनकी वैलेंसी 5 है एक तो। और एक आपने ये बताना है कि ये इनके आउटरमोस्ट शेल में, जैसे नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट यानी अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेंगे, तो इनकी वैलेंसी 3 भी हो जाएगी। तो इनकी वैलेंसी 2 होगी, 3 और 5। ठीक है, ऑक्सीजन पे चलते हैं।
इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी एक तो 6 होगी, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसकी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसकी भी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाएगी, एक्वायर कर लेगा ये, तो इसकी वैलेंसी 2 भी हो जाएगी। हैलोजेंस पे चले जाते हैं। हैलोजेंस के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी एक तो वैलेंसी 7 होगी, और 7 में 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसको रिक्वायर्ड है, तो ताकि ये नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले, तो फिर इसकी वैलेंसी 1 भी होगी। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। अब ये जो ग्रुप 18 है ये तो नोबल गैस का ही ग्रुप है, तो इसको तो अपना ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करना, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ना ये कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहता है ना कोई गेन करना चाहता है, बस इनर्ट सा होके बैठा हुआ है। हाँ, लेकिन हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे कि कुछ नोबल गैसेस जैसे कि क्रिप्टॉन और जिनॉन कुछ रिएक्शन शो करती हैं, लेकिन हीलियम, नियॉन, आर्गन ये तो बिल्कुल भी इनर्ट है, बिल्कुल ही इनर्ट है, ये तो कोई भी रिएक्शन शो नहीं करती। तो लेकिन क्रिप्टॉन, जिनॉन जो हैं वो कुछ रिएक्शन शो करती हैं, लेकिन फ़िलहाल ग्रुप 18 के जो नोबल गैसेस हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और इनको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रिक्वायर्ड, तो इनकी वैलेंसी हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो हमने ग्रुप 1 और 2 जो है वो एस ब्लॉक का लिया है, और ग्रुप 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक लिया है। तो मैंने क्या बताया था कि जो ब्लॉक एस ब्लॉक होता है और जो पी ब्लॉक होता है, इनके जो एलिमेंट्स होते हैं इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की वैलेंसी को हम इजीली बता सकते हैं, पर जो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, क्योंकि इनमें ना 2-2, 3-3 ऑर्बिटल साइमल्टेनियसली फिल हो रहे होते हैं। जैसे डी ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन फिल करो, एक तो डी ऑर्बिटल फिल हो रहा होता है, एक एस में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मोनोटोनस नहीं होते। मोनोटोनस मतलब एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे होते, 2 ऑर्बिटल में, एक डी में जा रहे होते हैं, एक एस में होते हैं। तो इसलिए ये 2 तरह की वैलेंसी या 2 से ज़्यादा भी वैलेंसी शो करते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। इसी तरह से एफ़ की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो वहाँ पे एफ़ भी होता है, फिल हो रहा होता है, एस में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में भी 0 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद कीजिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो इनकी जो वैलेंसी होती है वेरिएबल होती है। तो ये जो चार्ट है इसको देख के ये पता चल रहा है कि वैलेंसी जो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की वैलेंसी जो है 1 to 4 पहले क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, फिर 4 के बाद 3, 2, 1, 0 हो जाती है। ठीक है, तो फिर 4 के बाद ये डिक्रीज़ कर जाती है 0। और ग्रुप में तो वैलेंसी चेंज नहीं होती। जैसे ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 कौन सा होता है, अल्कली मेटल्स का होता है, या ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया 1s1। लिथियम है 1s2, 2s1, then we have sodium 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, and then पोटाशियम है, आर्गन ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे 4s1 ले लेते हैं, आर्गन 18 होता है। ठीक है, तो आप सब में कॉमन फैक्टर क्या देखिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, 1s में 1, 2s में 1, 3s में 1, 4s में 1। सबके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सबके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो इसका मतलब कि ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो वैलेंस
इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो चेंज नहीं होता, इसलिए जो वैलेंस फैक्टर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एस ब्लॉक के होते हैं, और कौन से होते हैं, पी ब्लॉक के होते हैं। आई होप यू गॉट इट बच्चा, ओके। तो ये मैंने आपको ये वाला लीफलेट पढ़ा दिया। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का, उसका नाम है अनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी प्रॉपर्टीज़ ना अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स से थोड़ी सी डिफ़र होती है। तो इस को कहा जाता है एनोमलस बिहेवियर। मैं आपको एक बार ये पेज पे लिख के दिखाता हूँ। देखिए, ये ग्रुप 1 है, ठीक है, लिथियम है पहला एलिमेंट। हाइड्रोजन को नहीं लेना, क्योंकि ये हाइड्रोजन के बारे में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि उसकी वो एक रॉग एलिमेंट है, उसकी पोजीशन कंट्रोवर्शियल है, हम डिसाइड ही नहीं कर पाए अभी तक कि उसकी पोजीशन कौन सी होनी चाहिए। तो ग्रुप 1 का जो पहला एलिमेंट है वो लिथियम है। उसके बाद ग्रुप 1 में सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। तो ऐसा फाइंड आउट किया गया कि लिथियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाकी एलिमेंट से डिफ़र करती हैं। तो इसका जो बिहेवियर हो गया वो क्या हो गया, एनोमलस बिहेवियर हो गया। क्या हो गया, एनोमलस बिहेवियर हो गया। ऐसे ही मैं कोई और भी एलिमेंट ले लेता हूँ, कोई और भी ग्रुप ले लेता हूँ। कौन सा ग्रुप ले लूँ, चलो ग्रुप 13 ले लेते हैं। चलो ग्रुप 13 ले लेते हैं। बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ठीक है। तो इसमें जो बोरोन की प्रॉपर्टीज़ हैं, बोरोन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम से डिफ़र करती हैं। बोरोन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम से डिफ़र करती हैं, ठीक है, राइट। तो चूँकि डिफ़र करती हैं तो हम यही कहेंगे कि बोरोन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एनोमलस हैं, यानी डिफरेंट हैं बाकी एलिमेंट्स के। तो इस प्रॉपर्टी को एलिमेंट्स की फर्स्ट एलिमेंट, ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ अपने ही ग्रुप के बाकी एलिमेंट से थोड़ी बहुत डिफ़र करती है। तो इस प्रॉपर्टी को एनोमलस बिहेवियर कहा जाता है। अब 14 ग्रुप में चले जाएं, उसमें भी ऐसा होगा। ग्रुप 14 में जो है वो कार्बन होता है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन होता है, फिर लेड होता है। तो ऐसा फाइंड आउट किया गया प्रैक्टिकली कि कार्बन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बाकी एलिमेंट्स से, अपने ही ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफरेंट है। तो ये तो उसी तरह से हो गया, ये वही बात हो गई कि ये जो पहला एलिमेंट है, जो पहला बेबी है अपने ग्रुप का, वो बिगड़ा हुआ है और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं बाकी फैमिली के मेंबर्स जो हैं, अपनी ही फैमिली के मेंबर से उसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी डिफ़र करती हैं। तो इस बिहेवियर को एनोमलस बिहेवियर कहते हैं। जैसे घर में होता है ना, दो बेबीज़ होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, तो या 3 होते हैं, चलो, तो छोटे वाले की जो नखरे होते हैं कुछ ज़्यादा ही होते हैं, या बड़े वाले के जो नखरे होते हैं कुछ ज़्यादा ही होते हैं। मतलब एक मेंबर होता है पहला या दूसरा फैमिली का, यानी कि मैं नॉर्मल फैमिली की बात कर रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रहा। लेकिन जैसे आप हो, आप बड़े हो घर में और आपका एक छोटा भाई है, वो आपसे 5-7 साल छोटा है, तो उसके नखरे कुछ डिफरेंट ही होंगे ना,
है ना। तो उसकी जिद जो है वो थोड़ी डिफरेंट ही होती है। तो पीरियोडिक टेबल में भी ऐसे होता है, जो पहला पहला एलिमेंट होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में, उसकी प्रॉपर्टीज़ अपने ही फैमिली मेम्बर के जो हैं एलिमेंट उनसे मैच नहीं करती। इसको एनॉमलस बिहेवियर कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। गॉट इट और नॉट? ओके। तो ये हमने पढ़ा अनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के बारे में। तो आगे हमने डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है। ऐसा फाइंड आउट किया गया कि ये जो पीरियड के एलिमेंट दिखाए गए हैं ये सेकेंड पीरियड है, और ये जो नीचे एलिमेंट दिखाए गए हैं ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, मतलब आगे भी जा सकते हैं लेकिन यहाँ तक हम सफिशेंटली एक्सप्लेन कर सकते हैं, और डायगोनल रिलेशनशिप यहाँ तक ही ऑब्जर्व किया गया। थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन हैं। तो ऐसा फाइंड आउट किया गया कि लिथियम फर्स्ट मेंबर है सेकेंड पीरियड का। इसकी प्रॉपर्टी सोडियम से थोड़ी डिफरेंट होती है अनोमलस बिहेवियर की वजह से, लेकिन डायगोनली इसकी प्रॉपर्टीज़ थर्ड पीरियड के एलिमेंट से मैच करती हैं। ये मैंने एक एरो बनाया हुआ है, यानी सेकंड और थर्ड पीरियड के बीच में जो एलिमेंट्स हैं उनकी सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो डायगोनली प्लेस्ड हैं उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। इस रिलेशनशिप को डायगोनल रिलेशनशिप कहा गया है। ऐसे ही बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ एल्युमिनियम से मैच करती हैं, और बोरोन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं सिलिकॉन से मैच करती हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है बच्चा, तो ये डायगोनल रिलेशनशिप, तो ये है डायगोनल रिलेशनशिप एग्जैक्टली। अब हमने थोड़ी देर पहले अनोमलस प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी ऑफ सेकेंड पीरियड ऑफ एलिमेंट। मैंने कहा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है अपनी फैमिली का, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं बाकी फैमिली मेम्बर से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। जैसे माँ का लाडला बिगड़ गया, लाइक दैट। तो क्या डिफरेंट होती हैं और क्यों डिफरेंट होती हैं, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कि जैसे ये मैंने चार्ट अभी आपको बना के दिया था, तो मैंने इसमें कहा था कि लिथियम की प्रॉपर्टीज़ सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम से डिफरेंट होती हैं। इसे अनोमलस बिहेवियर कहते हैं। ऐसे ही बोरोन फर्स्ट मेंबर है अपनी फैमिली का, इसकी प्रॉपर्टीज़ एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम से डिफ़र करती हैं। ऐसे ही कार्बन अपनी ग्रुप 14 में अपनी फैमिली का पहला मेंबर है, इसकी प्रॉपर्टीज सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड से डिफ़र करती हैं। तो ये क्यों डिफ़र करती हैं? जो फर्स्ट मेंबर है अपनी फैमिली का, इसकी प्रॉपर्टीज़ बाकी एलिमेंट से अपनी ही फैमिली के क्यों डिफ़र करती है, उसको रीज़न बताना है कि क्या रीज़न है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं फर्स्ट मेंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बाकी मेंबर से डिफ़र करती हैं। पहला रीज़न है कि जो पहला एलिमेंट होता है अपनी फैमिली में, उसका साइज़ सबसे छोटा होता है, यानी घर का सबसे छोटा बेबी। तो आपको पता ही है ना, घर के जो छोटे बेबी होते हैं कितने लड़ाके होते हैं। कई बार अगर भाई है छोटा तो अपनी बहन के बाल भी नोच लेता है, और अगर बहन है तो वो अपने भाई को पीट देती है, लाइक दैट। मतलब अपनी जिद्दें मनवाना, मुझे ये टॉय चाहिए, मुझे वो टॉय चाहिए। तो ऐसे ही है इनका भी कुछ। जो छोटे साइज़ के एटम होते हैं फर्स्ट मेंबर जो अपनी फैमिली में होते हैं, वो डेफिनेटली डिफ़र करते हैं प्रॉपर्टीज़ में बाकी फैमिली मेंबर्स के कंपैरेटिवली। दूसरा रीज़न है लार्ज चार्ज अपॉन रेडियस रेशो। जो फर्स्ट मेंबर होता है
उसके ऊपर जो रेडियस होता है उसका वो तो छोटा होता है, लेकिन जो चार्ज होता है वो तो सारी फैमिली में सेम होता है। जैसे फर्स्ट ग्रुप है, लेट्स अज्यूम फर्स्ट ग्रुप है, लिथियम पे भी 1 पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम पे भी 1 पॉजिटिव चार्ज है, पोटाशियम पे भी 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो रेडियस लेकिन फर्स्ट मेंबर का कम है, उसके हिसाब से जो चार्ज है, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो की चार्ज अपॉन रेडियस की जो रेशियो है फर्स्ट मेंबर की, वो डिफरेंट होती है बाकी फैमिली मेंबर के कंपैरेटिवली। अब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट पढ़ लिया हुआ है, तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट मेंबर है फैमिली का, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में क्या बताया था, जो छोटे साइज़ के एटम होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो अपने ग्रुप में, अपनी फैमिली में जो सबसे पहला मेंबर होता है वो सबसे छोटे साइज़ का होता है। अगर सबसे छोटे साइज़ का होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इसके अलावा जो फर्स्ट मेंबर होता है ना, उनमें डी ऑर्बिटल कभी भी फिल नहीं होता। जैसे लिथियम है ग्रुप 1 में, तो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s1, तो 2d तो होता ही नहीं, तो इनके डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। चलो बोरोन पे आ जाते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2px1, तो इसमें भी 2d तो होता ही नहीं। तो 2d नहीं होता तो मतलब कि इनका डी ऑर्बिटल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने क्वांटम नंबर के टॉपिक में भी ये अच्छे से पढ़ा था। तो नहीं होता डी ऑर्बिटल में अगर इनके इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं अपने बाकी फैमिली मेम्बर से वो क्या करेंगी, डिफ़र करेंगी डेफिनेटली। एक ये रीज़न है। चौथा रीज़न ये हो गया। तो अब मैं पीरियोडिक टेबल सारा कराने के बाद, ठीक है, पीरियोडिक टेबल सारा कराने के बाद आपको इसकी डेफिनेशन बताना चाहूँगा। तो हमने पहले क्यों नहीं पढ़ी डेफिनेशन? भाई ऐसा है, हमने थ्योरेटिकल नहीं चलना, हमने चीज़ों को थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करनी, राइट? we don't have to understand the subject entirely in a theoretical manner. अब चूंकि हमने पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में याद भी कर लिया है कि इसमें 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, और जो एस ब्लॉक होता है उसमें ग्रुप 1 और 2 होता है, और जो राइट हैंड साइड पे होता है वो पी ब्लॉक होता है, उसमें ग्रुप 13 to 18 होते हैं। फिर एस और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक एम्बेडेड होता है, फंसा होता है, उसमें ग्रुप नंबर 3 से लेके जो है 12 तक होते हैं, 10 ग्रुप्स होते हैं। तो नीचे एफ ब्लॉक होता है, यानी कि लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स होते हैं। तो अब आप पीरियोडिक टेबल को डिफाइन कर सकते हैं, इज डिफाइंड एज ए टेबल। तो ये एक ऐसा टेबल है विच क्लासीफाई all the known element in such a way that element with similar properties are grouped together in the same vertical column called as group. तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती हैं उनको इकट्ठा ग्रुप कर दिया गया और उनको एक ही ग्रुप में रख दिया गया या एक ही वर्टिकल कॉलम में रख दिया गया, जिसको क्या बोला गया, ग्रुप। और आपको पता है अच्छे से कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, हाँ। और कितने पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। और फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, 2 एलिमेंट होते हैं। सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8 एलिमेंट्स ईच होते हैं। फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 18 होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ये याद करना है। फर्स्ट ग्रुप को क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। सेकंड ग्रुप को क्या कहते हैं, हाँ, फर्स्ट ग्रुप में
को अल्कली मेटल ज़रूर कहते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को नहीं इंक्लूड करना। हाइड्रोजन इज़ नॉट पार्ट ऑफ अल्कली मेटल। हाइड्रोजन बेशक फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है, लेकिन इसको अल्कली मेटल में नहीं माना जाएगा। ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, और ग्रुप 3 से लेके जो 11 तक हैं उनको ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और ग्रुप 12th को नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप 11 को कॉइनेज मेटल, जिसमें तांबा चांदी सोना यानी कि कॉपर सिल्वर गोल्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ग्रुप 13 को बोरॉन फैमिली कहते हैं। ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली कहते हैं। ग्रुप 15 को पिनेकोजेंस कहते हैं। पिनेकोजेंस क्या होते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। तो ये क्या होती है? सफोकेशन कॉज करने वाली जो गैसेस होती हैं उनको पिनेकोजन फैमिलीज कहा जाता है, ठीक है बच्चा। और इसके अलावा ग्रुप 16 को चैल्कोजेंस कहते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन भी टेस्ट में डाला था, चैल्कोजेंस क्या होते हैं, तो बच्चों ने एलिमेंट्स के नाम ही लिख दिए। नो, यू डोंट हैव टू write the names of chalcogens. I have asked you what are chalcogens. तो you have to say कि chalcogens are elements of group 16 fine, but they are ore forming substances. तो ये बहुत ही कम बच्चों ने अपने टेस्ट में लिखा था, तो ये लिखना था ore forming substances. तो what you have written कि chalcogens are oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. मतलब आप कोई 8th और 9th स्टैंडर्ड में पीरियोडिक टेबल थोड़ी पढ़ रहे हो, आप +1 का पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो। चैल्कोजेंस मतलब ओर फॉर्मिंग सब्सटेंसेस जो है वो होते हैं, ठीक है। अब इतना कुछ मैंने बता दिया, रिवाइज करा दिया, रीकैप करवा दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि मुझे कल मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल आपको करवाना है, तो क्यों ना मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी ली जाए आपको थोड़ा सा रीकैप करवाने के लिए। और ग्रुप 17 में हैलोजेंस होते हैं, ये सॉल्ट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। और ग्रुप 18 जो हैं उनके कई नाम हैं। ग्रुप 18 को ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं, इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, इनको नोबल गैसेस भी कहते हैं, इनको एरोजेंस भी कहते हैं। ये ट्रेसेस में एटमॉस्फेयर में फाइंड आउट की जाती हैं। तो इसके साथ ही हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो ख़त्म हुआ। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। गॉट इट बच्चा? इसके साथ ही हम आज का लेक्चर ख़त्म करना चाहेंगे। आई एम वेरी श्योर यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस लेक्चर, एंड इन केस यू हैव अ प्रॉब्लम you can please call back me. Thank you very much. Have a nice day. Love you all.